हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 2। तो बेसिकली आज हम इसमें थोड़ा जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट छोड़ दिए थे जो कि हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में था, जैसे कि क्या कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफीज। जो वर्ल्ड में पॉलिटिकल फिलोसफीज थी उनका इम्पैक्ट कैसे कैसे पड़ा दुनिया के ऊपर, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा बेसिकली आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेनेसा। तो जो जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश थी, जैसे जो अंग्रेज थे या फिर दूसरे जो कंट्रीज थी वो वर्ल्ड में कैसे क्यों वो दूसरी कंट्रीज में कॉलोनिज्म कर रहे थे या अपनी बस्तियां बसा रहे थे, उसके जो मेन कॉजेज थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, और जो हुआ तो वो ब्रिटिश में क्यों हुआ, और उसके बाद मतलब ब्रिटिश में क्या हुआ, इटली में क्यों हुआ, तो धीमे धीमे कैसे कैसे फैला, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो अगर हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बेसिक क्या होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो मेन रूट जड़ें हैं तो वो किससे रिलेटेड करती हैं, रेनेसा से रिलेटेड करती हैं। क्योंकि जब अगर आप लोगों ने क्लास 8 या 7 की एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं तो उसमें जो 15th सेंचुरी था ये क्या था, अगर आप तो इसे क्या बोला जाता, रिलीजन का एज बोला जाता था। रिलीजन का एज को जब हम लोगों ने बाईपास कर दिया और किस में आ गए, मॉडर्न एज में, तो क्या हुआ कि तब से मॉडर्न ज़माना स्टार्ट हो गया, मतलब तब से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई बेसिकली अगर कहा जाए तो। क्लास 7 8 की एनसीईआरटी में आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से दिया गया। क्लास 8 की बुक में मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी तो मुझे ध्यान अच्छी तरीके से। और अब हम लोग समझेंगे रेनेसा क्या है। रेनेसा हम लोग समझने जा रहे हैं कि रेनेसा बेसिकली है क्या। रेनेसा एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इटली में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इटली के अंदर स्टार्ट हुआ था बेसिकली। आप लोगों ने द प्रिंस का नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाम का एक शहर था, वहाँ से जो प्रिंस का जो आप लोग अगर आप लोग उससे पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं तो एक प्रिंस नाम का जो मतलब मैकावली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मैकावली उसी फ्लोरेंस शहर थे, उसी से ये इसकी चिंगारी लगी हुई थी रेनेसा की। तो फ्लोरेंस कंसिडर्ड एज अ इनिशियल होम रेनेसा इन 15th सेंचुरी। तो अब हम लोगों का कहा जाता है कि जो 15th सेंचुरी था उससे पहले क्या होता था, कोई भी जो कानून होता था तो वो कौन हेड करता था उसे, वो रिलीजन को, मतलब रिलीजन के बेसिस पे जो वहाँ के चर्चेस थी, चर्चेस के जो पोप थे वही जो कानून को क्या करते थे, इंटरप्रेट करते थे और कानून बनाते थे। पहले राजा की थी चलती नहीं थी, वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब कि कह सकें जो वहाँ पे जो पोप वगैरह होते थे बेसिकली। एक समय पर क्या हुआ था, पूरे वर्ल्ड को एक रोम के जो कैथोलिक चर्च थी उसने राज किया है पूरी दुनिया पर। तो जो वो कह दें जैसे कि हमने कोई भी गुनाह कर दिया और हम गए चर्च के पास और चर्च वालों को पैसा दे दिया और सारे हमारे गुनाह माफ़ हो गए। मतलब आज की जो हम लोग देखते हैं कोर्ट वगैरह पहले कुछ मैटर नहीं करता था, केवल जो वहाँ के पोप होते थे वही इनिशियल हेड होते थे पूरी कंट्री के या पूरे वर्ल्ड के कहें एक तरीके से। तो अब और हम ये क्या हुआ था, जो रेनेसा था वो कहाँ धीमे धीमे जहाँ से ये चिंगारी उठी, कहाँ से उठी थी, ये फ्लोरेंस नाम के शहर इटली में जो था वहाँ से ये चिंगारी उठी थी। और ये पूरे कहाँ फैलने लगी, यूके में फैलने लगी, फ्रांस में फैलने लगी, जर्मनी फैलने लगी, ऐसे ऐसे देशों में फैलने लगी। और आप लोगों को पता होगा कि जो स्टार्टिंग के जो पावरफुल कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी जो वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी, यूके, फ्रांस। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें पढ़ाई होगा। और क्या, इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इंसान के जो हर एक्सपेक्ट, कल्चर, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके जीने का तरीका, हर चीज़ में, हर आर्ट में, कल्चर में, हर तरीके से जो रेनेसा था उसने क्या किया, अपना योगदान डाला अलग अलग तरीके से। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो रहेगा मैं आपको रेनेसा को थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, और जो आगे वाले सीरीज़ में वीडियो आएंगे उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से हर चीज़ को बताऊँगा। और क्या, रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, रीवर्थ, पुनर्जागरण के मतलब क्या हुआ था,
वैसे अगर हम लोग मॉडर्न की डेफिनेशन पे जाएं तो कोई भी मॉडर्न एज होती है वो कैसे होती है। तो मॉडर्न एज का मतलब बेसिकली ये होता है कि मान चलिए कोई भी आपका जो ट्रेडिशनल जो हैबिट्स या कल्चर चल रहा था उससे हट के हम लोग कोई नई चीज़ नया क्या ट्रेडिशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है। तो अब ये 15वीं सेंचुरी में जैसे मैंने बताया था कि क्या चल रहा था, पहले पोप राज करते थे पूरी दुनिया के ऊपर। तो क्या हुआ था, अब लोगों ने उनसे जवाब मांगना चाहा हर चीज़ के पीछे। तो जो पोप होते थे वो हर चीज़ के पीछे गॉड को दे देते थे कि कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो गॉड के पीछे हो रहा था। तो जो 15वीं सेंचुरी थी उसके बाद लोगों ने सवाल पूछना किए, मतलब सवाल पूछना शुरू किए। जैसे कि डाविंची की बात करिए तो ऐसे कुछ फिलोसफर्स हुए या उन्होंने सवाल करना चाहा कि उन्होंने कहा कि आप लोग अपने लॉजिक का यूज़ कीजिए। अपनी किताबों में उन्होंने मेंशन किया, कई सारी धीमे धीमे ऐसी चीज़ें हुई। और क्या पढ़ेंगे, इट रिफर्स स्पेशली टू द रीबर्थ ऑफ लर्निंग। तो अब ये क्या रीबर्थ ऑफ लर्निंग, अब भैया जो जैसे कि मैंने बताया कि उस समय में क्या होता था, जो हर फिनोमेना है उसको गॉड के पीछे का रीजन दे दिया जाता था कि जो भी चीज़ होती है भगवान करवाता है। पर लोगों ने क्या किया, अब ये रीबर्थ हो गई लर्निंग की, अब भैया हर किसी के मन में एम्बिग्यूटी छा गई कि कोई भी चीज़ क्यों होती है, क्यों होती है। तो इस वजह से सब लोग लर्निंग के पीछे निकलने लगे, हर चीज़ के लिए यहाँ ढूंढने लगे वहाँ ढूंढने लगे। इसीलिए जो हमारा जो यूरोपियंस थे अब वो सी रूट पे क्यों निकले थे। आप लोगों ने ये स्पेशल टॉपिक पढ़ा होगा कि जो सी रूट्स थी वो कहाँ कब डिस्कवर हुई थी। 15 से और 14 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में सी रूट के लिए जो यूरोप थी वहाँ पे होड़ मच गई थी। क्यों, अब वहाँ पे रीबर्थ हो गया था, जानने की जिज्ञासा हो गई थी दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज एन एनॉर्मस रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी। अब हम लोग समझेंगे क्लासिकल एंटीक्विटी क्या होती है। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे कल्चरल एंटीग्विटी क्या होती है। मैंने यहाँ पे बेसिकली पहले से लेके रखा था, काफ़ी मेरी पुरानी नोट्स हैं ये, अप्रॉक्स 1.5 साल पुराने नोट्स हैं। पर अभी से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो अभी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी गंदी राइटिंग लग रही है। अब मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, पर जैसा भी है आप लोग काम चला लीजिए। पीरियड ऑफ कल्चरल हिस्ट्री बिटवीन 8th सेंचुरी BC to 6 AD ऑन द मेडिटेरियन सी। तो बेसिकली कहा जाए तो जो जैसे कि कहा जाए कि जो बेसिकली कहा जाए रोमन कल्चर की बात की जाए, रोमन कल्चर आप समझ सकते हैं कि जो अर्ली रोमन्स ग्रीक जो नॉलेज थी वो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। जैसे कैसे आप लोगों ने क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक्स में 3rd चैप्टर है तो रोमन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो उनका जो फिलॉसफी थी उसकी बात चल रही है यहाँ पे। रेनेसा वाज मोर देन आ रीबर्थ। तो रेनेसा क्या था, एक रीबर्थ से भी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ थी। और क्या था, it was also an age of new discoveries, both geographical exploration of the new world। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ था 14-15 सेंचुरी में जो वर्ल्ड सी राउट्स थी वो ढूंढ ली गई थी जैसे वास्को डगामा के द्वारा। और हर जगह पे नई नई खोज होने लगी थी, डिस्कवरीज होने लगी थी अलग अलग पार्ट्स में दुनिया के। जैसा कि हमने पहले पढ़ा अभी पिछले पेज में कि जो मेडिवल एज थी उसे क्या कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता था। डार्क एज क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो उस समय के जो पोप वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे थे, करप्शन पैदा कर रहे थे। तो जो उस समय के लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग्रीक जैसे हमने क्लासिकल एंटीक्विटी के बारे में पढ़ा था तो क्लासिकल एंटीक्विटी में क्या होता था, जो जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री थी, उससे वो लोग इंस्पायर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और क्या कर रहे थे, जो मेडिवल हिस्ट्री थी उसे बाईपास कर रहे थे क्योंकि उन्हें मेडिवल हिस्ट्री पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें जो करप्शन थी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उन्होंने देखा कि जो ग्रीक का जो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा था, जो इंडिया में 18th सेंचुरी की बात करें, जब सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो जैसे राजा राम मोहन राय या दूसरे जो हमारे क्या इंटेलेक्चुअल्स रहे तो वो किस पे जाने की बात कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद, वो लोग बात कर रहे थे कि वेदांत पे जाने की बात कर रहे थे क्योंकि जो वेदांत का समय था वो काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो क्या पुनः जागरण कर रहे थे लर्निंग का, और जो मेडिवल टाइम था उसे बाइकआउट कर रहे थे और जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री थी उसको उठा
के लोग उसे बहुत ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से मतलब इनहेल करना चाहते थे। तो ये वो हो रहा था। अब हमने जैसे पिछले पेज में पढ़ा था कि क्या हुआ था, दो प्रकार की हम लोगों ने क्या देखी थी, डिस्कवरीज देखी थी। कैसी कैसी? पहली डिस्कवरी देखी थी साइंटिफिक डिस्कवरी और दूसरी देखी थी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो अब हमने देखा था, तो अब जो दो प्रकार की डिस्कवरीज हुई, अब इससे क्या हुआ, तो लोगों के डिस्कवरीज हुई तो जो यूरोप के लोग थे अब वो नई नई जगह पे जाने लगे। तो ऐसे ही इसमें लिखा है, तो जब नई नई जगह पे जाने लगे तो क्या हुआ, वो अब कोई आदमी जाता है तो अपने साथ अपनी आदतें लेके जाता है। तो आदतें बेसिकली क्या कहलाती हैं, कल्चर कहलाती हैं। तो भैया अब क्या था, जो अंग्रेज वगैरह, सॉरी, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे, वो क्या अपनी सिविलाइजेशन का स्प्रेड अलग अलग जगह पे करने लगे, डोमिनेंस दिखाने लगे अपनी। तो जिससे कि लोग उनको, उनके कल्चर को डोमिनेंस मांगे, और उनके जो अब जो बेसिकली अंग्रेज थे वो क्या थे, अपना ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड के लिए दूसरी कंट्रीज में निकले थे। जब अपना डोमिनेंस दिखाएंगे तभी तो लोग उनकी जो कल्चर है उसे अडॉप्ट करेंगे ना, कि हम बड़े हैं, आप हमें फॉलो कीजिए। तो इस तरह से वो अलग अलग नई नई जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की, तो और नई नई जगह पे गए और अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे। इन जैसे कि एग्जाम्पल, ये अगले पॉइंट में एग्जाम्पल दिया जाएगा कैसे कैसे साइंटिफिक डिस्कवरी हुई। जैसे इन साइंस फॉर एग्जाम्पल कॉर्पिनियस 1473 to 1543 attempt to prove that the sun rather than the earth was at the center of the planetary system, thus radically alternating the cosmos world used that had dominated एंटीग्विटी एंड द मिडिल एजेस। तो मिडिल एजेस में क्या होता था, बेसिकली माना ये जाता था जो अर्थ थी वो क्या थी, पूरे दुनिया, पूरे जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर थी। अर्थ जो थी वो पूरे दुनिया की सेंटर थी। पर इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि अर्थ सेंटर नहीं है। क्या सेंटर है? जो सन है वो सेंटर है, और उसके आसपास लोग चक्कर लगा, उसके आसपास जो बाकी प्लेनेट है वो चक्कर लगाते थे। और इसका इस पीरियड में क्या हुआ था, जो आप अगर किंग मार्टिन लूथर को जानते होंगे तो इनके बारे में क्लास 8 या 9 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग में दिया गया है। तो बेसिकली दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर, वर्ल्ड की पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, उनका नाम क्या है, मार्टिन लूथर। ये दुनिया की काफ़ी बड़ी हस्ती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था डार्क एजेस में क्या थी, जो उस समय की चर्चेस थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। वो बेसिकली कोई भी कुछ भी क्राइम करे उनको पैसा देते थे चर्च को जाके, वो सबके सब उनका जो पाप होते थे सबके सब धुल जाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो किंग मार्टिन लूथर थे, इन्होंने क्या किया था, जो चर्च की अथॉरिटी थी उससे क्या थी, चैलेंज किया था। और क्या कर दिया था, जो चर्च था उसे उसका डिवीजन कर दिया था। प्रोटेस्टेंट चर्चेस और कैथोलिक चर्चेस में इनने डिवीजन, इनकी वजह से डिवीजन हो गया था उस समय की चर्चेस में। जो प्रोटेस्टेंट थी वो जो कैथोलिक चर्चेस थी उनका विरोध करते थे बेसिकली। In fact, Renaissance thinkers often thought themselves as unsharing in the modern age as distinguished from the ancient and medieval eras। तो बेसिकली वही जैसे मैंने पहले कहा था कि लोगों को जो मेडिवल एज थी वो पसंद नहीं आ रही थी, और वो जो एंशियंट समय था उसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे थे। जैसे एंशियंट ग्रीक की बात करें या फिर पुराने समय की बात करें तो उससे लोग ज़्यादा अपने आप को अटैच कर पा रहे थे। तो बेसिकली व्यूअर्स, जब हम लोग रिनेशा को पढ़ेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। जब हम लोग रिनेशा को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रिनेशा को पढ़ेंगे तो इसमें 5 इंटररिलेटेड जो इश्यूज़ हैं सबको डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला जो इंटररिलेटेड इशू है वो क्या है कि जो रिनेशा में जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे उस समय के, वो क्या कर रहे थे, अपने आप को क्लासिकल एंटीक्विटी का मतलब मैंने बताया था कि जो एंशियंट हिस्ट्री थी, एंशियंट पास्ट था, लोग उससे अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे। एंशियंट जो पास्ट था उससे एसोसिएट कर रहे थे, और जो मेडिवल एजेस थी उससे क्या कर रहे थे, वो दूर भाग रहे थे कि भैया हमें ये काल पसंद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि जो चर्च है वो बिल्कुल छूट नहीं देती है, लोगों के पास लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है लोगों के पास। जो पुराना समय था, पुराना समय ही अच्छा था। तो लोगों की विचारधारा ऐसी बन रही थी। सेकेंड हमें क्या इशू दिखता है, सेकेंड, ड्यूरिंग दिस पीरियड सर्टेन सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस। अब जो हमने देखा था कि जब लोगों की सोच बदली धीमे धीमे, जो थिंकर्स थे, अब जब लोगों की सोच बदलेगी तो जब हमने देखा कि जो किंग मार्टिन लूथर थे तो उन्होंने क्या किया था, जो चर्चेस था उसका विरोध कर दिया था। तो विरोध कर दिया था, जो अब मेन अथॉरिटी होती है आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं तो लोग क्या होते हैं, नई चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, अभी तो क्या मिल रहा था हमें, जो चर्चेस थी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही थी। अब क्या होगा, नए नए पॉलिटिकल सिस्टम्स आएंगे जो कि आगे वाले
हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे अब जब रेनेसा को अच्छी डिटेल में समझेंगे। अभी तो ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था। और जब हम लोग तीसरे एक्सपेक्ट की बात करें तो तीसरा इशू क्या था, थर्ड, सम ऑफ द नोबलेस्ट आइडियल ऑफ द पीरियड वर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ नॉन एज ह्यूमनिज्म। तो अब जो हम लोग आजकल की भाषा में सुन रहे हैं इंसानियत और मतलब जो पहले जो इंसान का वर्ल्ड व्यू था वो किसके ऊपर था, गॉड के ऊपर रहता था। कि चर्चिस की बात करें तो हर चीज़ गॉड के ऊपर है, तो जो गाने बन रहा है वो गॉड के ऊपर, गॉड में सब देख रहा है, वो गॉड की सुंदरता, गॉड की ये, गॉड की वो। अब जब ह्यूमनिज्म का जो बारी आएगी तो ह्यूमनिज्म में क्या होगा, तो अब जो भी दुनिया आर्टिस्ट वगैरह म्यूजिशियन वगैरह होंगे या जो भी चीज़ होगी अब वो ह्यूमन सेंटर होगी कि इंसान कितना अच्छा है, इंसान कितना बुरा है, सुख चैन इंसानों से रिलेटेड ही होगा बस। और जो हम लोग अगला फोर्थ एक्सपेक्ट है, तो जो हमारा चौथा इंटरलेटेड इशू हो गया वो क्या होगा कि फोर्थ एंड द कनेक्ट टू द ह्यूमनिस्टिक आइडियल वास द लिटरेरी डॉक्ट्रिन ऑफ इमिटेशन। तो हम लोग समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इमिटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर इट आइडियल्स अबाउट द हाउ लिटरेरी वर्क शुड बी क्रिएटेड। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इमिटेशन से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से फाइन आर्ट से रिलेटेड होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इमिटेशन क्या होता है, जैसे कि मोनालिसा या कोई ऐसी पेंटिंग की बात करें जो क्या हो, एक आइडियल हो, बाकी जो वर्क हो सब उसी को फॉलो करें। बेसिकली ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्लासिकल एंटीक्विटी के बारे में, तो वैसे ही ये इसका टेक्निकल वर्ड है। तो बस हम के जो आइडियल था उसको फॉलो करेंगे। और जो हमारा लास्ट का फाइनल इंटरलेटेड इशू है वो क्या है, ये फाइनली वाट लेटर प्रोबेबली बिकम एन इवन मोर फॉर रीचिंग इन्फ्लुएंस बोथ एंड लिटरेरी क्रिएशन एंड द मॉडर्न लाइफ इन जनरल वाज द रिलीजियस मूवमेंट नॉन एज रिफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि रिफॉर्मेशन किस में आएगा, जो रिलीजियस मूवमेंट है उसमें रिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि जो हमें पता था जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो क्या रिलीजियस मूवमेंट होंगे वो क्या लेंगे, टेक प्लेस ले लेंगे, अपनी अपनी जगह ले लेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था रेनेसा का वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को राइटिंग थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि ये बेसिकली मैंने ऐसी रफ वर्क के लिए बनाई थी पहले, तो उसमें राइटिंग थोड़ी बेसिकली ख़राब लिखी थी, बेसिकली जानबूझ के, क्योंकि मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि पहले, तो इस वजह से अभी मेरे पास कोई कंटेंट अभी अवेलेबल तो नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से कमेंट कर दीजिए, तो दोबारा से मैं बना के डाल दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और जब आपको और भी अगर बाकी और इसके वीडियो चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल के सारी लिस्ट तैयार कर दूंगा, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।